साथियों, मैं निशामणि साहू आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको नए नए अंदाज में स्वास्थ्य विभाग संबंधी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मुझे उम्मीद है स्वास्थ्य विभाग की हर गतिविधियां जन जन तक पहुंचे, इस हेतु हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है। आप सभी से आशा है और विश्वास है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भारत में टीकाकरण, नियमित टीकाकरण की योजना बनाने और इसके कार्यान्वयन करने और विभिन्न टीकाकरण अभियान के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रयासों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। 2011 में पोलियो का उन्मूलन और 2015 में मैटरनल और न्योनेटल टेटनस से मुक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पित कार्यों की प्रमुख उपलब्धियां हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकाकरण के साथ साथ समाज से संपर्क बनाने में प्रथम एवं महत्वपूर्ण कड़ी है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का यह विशेष संपर्क टीकाकरण कार्यक्रमों की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका विगत वर्षों में बढ़ी है। सभी परिस्थितियों में उनका कठोर परिश्रम कार्यक्रम के लिए एक प्रेरणा है। हम सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के योगदान का सम्मान एवं सराहना करते हैं, जिनकी अथक प्रतिबद्धता सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में अंतर्निहित है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी टीकाकरण एक वह प्रक्रिया है जिससे किसी व्यक्ति को आमतौर पर टीका दिए जाने के पश्चात उस संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षित या प्रतिरोधी बना दिया जाता है। भारत का यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रति वर्ष लगभग 2.7 करोड़ नवजात शिशुओं को सभी प्रारंभिक खुराक और 10 करोड़ 1 से 5 वर्ष के बच्चों को बूस्टर खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष करीब 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीटी टीकाकरण के लिए लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थियों को टीका लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1.2 करोड़ टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अधिकांश गांव स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की जब उपलब्धियां देखें तो अपने आप में इस चार्ट को देख करके आप अवलोकन कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि कितने माइलस्टोन को टीकाकरण ने पूर्ण किया है। 1978 में टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम, जिसमें बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, टाइफाइड शहरी क्षेत्र में चालू किया गया। 1983 में गर्भवती महिलाओं के लिए टीटी वैक्सीन लॉन्च की गई। 1985 में यूआईपी, जिसमें खसरे को शामिल किया गया, टाइफाइड को हटा दिया गया, 1 वर्ष के कम आयु के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1990 में विटामिन ए की पूरक खुराक दी गई। 1995 में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस आयोजित किया गया। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ, जिसमें ऑटो डिस्पोजल सिरिंज को यूआईपी में उपयोग किया गया। 2006 में जेई वैक्सीन जो प्रभावित जिलों में अभियान के पश्चात जेई के टीका को नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया। वर्ष 2007-8 में हेपेटाइटिस बी के टीका को 10 राज्यों के सभी जिलों में आरंभ किया गया और इसकी सारणी को 3 खुराक से 4 खुराक में संशोधित किया गया। वर्ष 2010 में खसरे की दूसरी खुराक को नियमित टीकाकरण एवं 14 राज्यों में खसरा रूबेला टीकाकरण के द्वारा आरंभ किया गया। वर्ष 2011 में हेपेटाइटिस बी के टीके को पूरे देश में और हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के टीके को 2 राज्यों में पेंटावेलेंट के रूप में आरंभ किया गया। यूआईपी में टीकों के लिए ओपन वायल पॉलिसी भी वर्ष 2011 में लागू की गई। वर्ष 2013 में पेंटावेलेंट टीके का 9 राज्यों में विस्तार किया गया।
जेई के टीके की दूसरी खुराक का आरंभ किया गया। वर्ष 2014 में भारत सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया। वर्ष 2015 में भारत को मातृ और नवजात टेटनस उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया गया। पेंटावेलेंट के टीके को सभी राज्यों में विस्तारित किया गया। आईपीवी को आरंभ किया गया। वर्ष 2016 में 4 राज्यों में रोटा वायरस टीके को प्रारंभ किया गया। टीओपीवी से बीओपीवी का स्विच किया गया। आंशिक आईपीवी को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। रोटा वायरस टीका को अन्य राज्यों में आरंभ किया गया। वर्ष 2017 में एमआर का टीका प्रारंभ हुआ। पीसीबी चरणबद्ध तरीके से आरंभ हुआ और एनएम द्वारा एनाफिलेक्सिस के लिए एड्रीनालिन की आईएम खुराक के दिए जाने की शुरुआत की गई। रोड मैप देखें जो न्यू वैक्सीन इंट्रोडक्शन का है, तो 1985 से 2018 तक जितने भी वैक्सीन इंट्रोडक्स किए गए, इसको आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार 1985 में वैक्सीन 6 वीपीटीज, मेजल्स, डीपीटी, टीबी, पोलियो। 2002 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पायलटेट हुआ। 2006 में जेई, 2010 में मिजल सेकेंड डोज, 2011 में पेंटा, 2013 में जेई सेकेंड डोज, 2015 में आईपीवी, 2016 में रोटावायरस वैक्सीन, 2017 में एमआर जिसकी हम आगे बात कर चुके हैं, तो 2018 में टीडी को इंट्रोड्यूस किया गया। जो हमने अचीव किया है ऑन 14 जुलाई 2016 WHO सर्टिफाइड इंडिया फॉर एलिमिनेटिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए और ये आपको बताते हुए भी हमें गर्व हो रहा है कि ये माइलस्टोन आप सभी के सहयोग से प्राप्त किया गया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कई सारे चैलेंजेस हैं, आप उसको देखेंगे तो आप दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र हैं, पहुंचविहीन क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है। लोगों की एक्सेप्टेंस भी एक प्रॉब्लम है। माइग्रेशन पॉपुलेशन का भी एक समस्याएं रहती है। अर्बनाइजेशन जो बन रहे हैं, ये भी एक प्रकार का चैलेंजेस हैं। इस चैलेंजेस को पूर्ण करते हुए भी भारतवर्ष एक नए कीर्तिमान रच रहा है। तो आइए आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो हेल्थ वर्कर है, जिनके बदौलत हम ये सारे कार्य को कर पाते हैं, वो किस तरह से प्लानिंग करती है, उसका क्या जिम्मेदारियां होती है। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ वर्कर, टीकाकरण के लिए कार्य योजना बनाना, शीत श्रृंखला का प्रबंधन करना, वैक्सीन कैरियर और अन्य टीकाकरण सामग्रियों को सत्र स्थल पर प्राप्त करना, टीकाकरण सत्र की तैयारी और आयोजन करना, लाभार्थियों के अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित करना, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और ड्रॉप आउट के मामलों का पता लगाना, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उनकी कार्य क्षमता का विस्तार करना, आईसीडीएस पर्यवेक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करना, यह मुख्य रूप से नियमित टीकाकरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। रूटीन माइक्रो प्लान में जो सब सेंटर से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो माइक्रो प्लान बनता है, इसमें सब सेंटर से आरआई का माइक्रो प्लान तैयार होता है। प्रत्येक सब सेंटर से पीएससी लेवल तक, पीएससी लेवल से फिर ब्लॉक तालुका तक, और ब्लॉक तालुका से फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट तक, जहाँ पे इसकी पूरी कंपाइल होती है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, इस तरह से यह माइक्रो प्लान तैयार होता है। माइक्रो प्लान तैयार करने में भी मुख्य रूप से जो कार्य योजना बनते हैं, उसमें सब सेंटर की रूटीन माइक्रो प्लान में ये निहित होती है कि मैप, एरिया का मैप तैयार करना, मैप में डिमार्केशन करना, मास्टर लिस्ट ऑफ द एरिया जिसमें एचआरए है, वार्ड है, मोहल्ला है, टोला है, उसकी तैयारी करना, लिस्ट तैयार करना। फिर वहाँ पर जो है एस्टिमेशन करना बेनिफिशरी के लिए कि वैक्सीनेटेड कितने बच्चों को होना है और कि क्या क्या एंटीजन हम उनको देंगे, उसकी पूरी एस्टिमेट करना, और लॉजिस्टिक का एस्टिमेट करना, प्लानिंग करना, वर्क प्लान चार्ट आउट करना और मोबिलाइजेशन प्लान बनाना कि कौन कौन से वर्कर को कहाँ कहाँ कौन लेके आएगा। एचआरए और अर्बन एरिया में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि मास्टर लिस्ट बनाना और रूटीन इम्यूनाइजेशन का मैक्रो प्लान उस हिसाब से तैयार किया जाना। हाई रिस्क एरिया जो है मुख्य रूप से हार्ड टू रीच एरिया, अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एरिया, जहाँ पे हम
पहुंच नहीं पाते हैं। अर्बन एरिया स्पेशली स्लम है जहाँ पे बहुत कठिन होता है, माइग्रेटरी पॉपुलेशन होते हैं, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइसेस एरिया होता है, तो उन जगह ये हाई रिस्क एरिया के रूप में हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करके वहाँ का पॉपुलेशन को कैप्चर करना। अर्बन एरिया में हमें स्पेशल अटेंशन रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांजिट होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिट, माइग्रेंट पॉपुलेशन, वहाँ पे जो पेरिस अर्बन स्लम एरिया होता है, HRA होता है, हार्ड रीच एरिया होता है, मैन पावर का वहाँ पे शॉर्टेज होता है, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए जो है हमें सब सेंटर का रूटीन माइक्रो प्लान तैयार करने की ज़रूरत होती है। रूटीन माइक्रो प्लान एक्टिविटीज़ में अगर वर्ष में एक बार हम देखें तो घर घर सर्वे और हेड काउंट सहित नियमित टीकाकरण सूक्ष्म कार्य योजना बनाते समय हमें मुख्य रूप से सभी क्षेत्रों को शामिल करना होगा, जिसको हम गांव और HRA की मास्टर सूची को फार्म 1 में हम सम्मिलित करेंगे। उप केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को, शहरी क्षेत्रों के टोला, मजरे, पाला, पूरा, टापरा, मोहल्ला, दुर्गम इलाकों को सभी को हम आंगनबाड़ी और आशा के सहयोग सीमा बांटते हुए उसे फार्म 2 में हम इंद्राज करेंगे। प्रवासी आबादी, अस्थायी बस्तियों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके लिए मानचित्र तैयार करेंगे। घर घर सर्वे और हेड काउंट के द्वारा वास्तविक आबादी और लाभार्थी की गणना फार्म 3, 4 और 5 में करेंगे। सत्र योजना, टीका और अन्य सामग्री गणना के लिए आवश्यक जानकारी फार्म 6 और 7 में हम जुटाएंगे। प्रत्येक 6 महीने में जो हाफ ईयरली है उसमें घर घर सर्वे काउंट करेंगे और ICDS और अन्य विभागों के समन्वय से गतिविधियां आयोजित कर नई टीकाकरण सत्र की पहचान कर मोबिलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे फार्म 1 में जोड़ेंगे। प्रभावी मोबिलाइजेशन के लिए लाभार्थियों की सूची को अपडेट कर फार्म 3, 4 और 5 में उसे जोड़ेंगे। हर 3 महीने में जो क्वार्टरली रिपोर्ट है उसमें क्वार्टरली हमारी प्लान होगा, उसमें RI माइक्रो प्लान में समीक्षा में भाग लेकर उन उप केंद्रों की कार्य योजनाओं को अपडेट करेंगे। NM अगर कहीं छुट्टी में है और रिक्त में है तो वैक्सीन डिलीवरी में किए गए परिवर्तन को और नए क्षेत्रों में घुमंतु परिवारों, HRA को शामिल करते हुए मॉनिटरिंग में पाए गए मुद्दे पर प्रतिक्रिया देंगे। प्रत्येक महीने में उस केंद्र के आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ पिछले महीने आयोजित सभी सत्रों की ड्यू लिस्ट की समीक्षा करेंगे। आवश्यकता अनुसार ट्रैकिंग बैग का उपयोग कर काउंटर फाइल की नियत खाने में रखेंगे। लेफ्ट आउट और ड्राफ्ट आउट की गणना कर कवरेज निगरानी चार्ट को अपडेट करेंगे। PHC में सेक्टर मेडिकल ऑफिसर के साथ महत्वपूर्ण समस्याओं को साझा करेंगे। MO आपके उपकेंद्र में जाने और आपकी सहायता की देने की योजना बना सके। वीकली अगर हम देखेंगे तो जो वीकली में हमारे पास जो ड्यू लिस्ट होगा, जो ड्रॉप आउट लेफ्ट आउट बच्चे होंगे उसके अगले सत्र के ड्यू लिस्ट के नाम दर्ज करेंगे। टीकाकरण पश्चात होने वाले मामूली प्रतिक्रिया AFI की पहचान करने के लिए लाभार्थियों के घर का विजिट सुनिश्चित करेंगे। नवजात शिशु, गर्भवती महिलाओं की पहचान कर अगली ड्यू लिस्ट में शामिल करने के लिए आशा को निर्देशित करेंगे। क्षेत्र विजिट के दौरान इन घरों पर जाने और टीकाकरण के लाभार्थियों को याद करने के लिए आशा मोबिलाइजर को निर्देशित करेंगे। आइए, ये हमें जानना जरूरी है। नियमित टीकाकरण में बच्चों में होने वाली जानलेवा बीमारी के साथ बचाने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है। भारत में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। 6 टीका रोधक जानलेवा बीमारी या TB, निमोनिया, पोलियो, हेपेटाइटिस B, गलघोटू, काली खांसी, टेटनस, JE, डायरिया, मेनिंजाइटिस, खसरा, इन टीकों से हम बच्चों का बचाव हेतु टीकाकरण करेंगे। नियमित टीकाकरण के अंतर्गत कुछ नए वैक्सीन भी सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से PCV है। भारत में टीकाकरण सप्लाई व्यवस्था को हम समझने की कोशिश करें, किस प्रकार टीकाकरण सप्लाई चेन जो है काम करता है। सबसे पहले भारत सरकार का टीकाकरण विभाग, निर्माता कंपनी जो सीधा प्राइमरी वैक्सीन स्टोर और राज्य वैक्सीन स्टोर SVS में वो सप्लाई करता है। क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार और जिला वैक्सीन भंडार को राज्य स्तर वैक्सीन भंडार से वैक्सीन सप्लाई होता है। जिला वैक्सीन भंडार सीधे CSC या PSC
या फिर CSC, PSC, UHC अन्य अस्पताल अंतिम कोल्ड चेन भंडार तक जिला वैक्सीन भंडार से सप्लाई होता है। CSC, PSC, UHC अन्य अस्पताल अंतिम कोल्ड चेन भंडार जो यहाँ पे टीकाकरण सत्र संचालित होते हैं वहां पर पहुंचाने का कार्य करता है। टीकाकरण सप्लाई चेन की आवश्यकता क्यों है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करना, पर्याप्त मात्रा में, सही समय में, निर्धारित तापमान में, सही स्थान पर, सही लाभार्थी तक सही गुणवत्ता युक्त वैक्सीन की सप्लाई करना ही टीकाकरण सप्लाई चेन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर बच्चे को VIP होना चाहिए। आपका बच्चा VIP है या नहीं ये आप जाने, पर ये तो कहूँगा कि हर बच्चा VIP होना चाहिए। VIP का मतलब है वैक्सीनेट, इम्यूनाइज, प्रोटेक्ट। टीकाकरण रोधी बीमारी क्या क्या है, BCG से कौन से बीमारी से बच सकते हैं ये जाने। BCG से TB बीमारी से बचा जा सकता है, हेपेटाइटिस B से हेपेटाइटिस B, पेंटावेलेंट से गलघोटू, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस B एवं हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, OPV एवं IPV से पोलियो, मिजल्स से खसरा, JE से जापानी इंसेफेलाइटिस, DPT से गलघोटू, काली खांसी एवं टिटनस और TT से टेटनस। तो ये हमें जानकारी रखना चाहिए कि कौन से भी वैक्सीन का किस बीमारी के साथ संबंध है, किससे बचाव है। रोटावायरस से डायरिया और PCV से निमोनिया। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी को भी आपको समझना होगा। जब भी आप इस YouTube चैनल में आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा और आप जान सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी मोड़ पर आप अटक रहे हैं तो इस सारणी के माध्यम से आप जान सकेंगे कि कब देना है, कौन से एज ग्रुप को देना है, कितना खुराक देना है, उसमें घोलक क्या उपयोग कर रहे हैं, कैसे देना है और किस जगह देना है। तो इस सारणी को आप अवलोकन करें, देखें। जैसे BCG है, जन्म के समय 1 वर्ष तक के बच्चों को 0.05 ml एंड 0.1 ml की खुराक में, इसमें जो घोलक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। ये त्वचा के अंदर, जिसको इंट्राडर्मर बोलते हैं, बाईं ऊपरी बाह में इसको हम लगाते हैं। हेपेटाइटिस B जन्म के समय 24 घंटे के अंदर दिया जाता है, 0.5 ml है। ये मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा मांसपेशी में लगाया जाता है। पेंटावेलेंट 1, 2, 3, जैसे 1 है तो 6 सप्ताह, 2 है तो 10 सप्ताह और 14 सप्ताह, इस तरह से ये है बाइफर्केशन है। 1 वर्ष, अधिकतम उम्र 1 वर्ष तक के बच्चों को लगाया जा सकता है। 0.5 ml ये भी बाईं मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा में मांसपेशी में लगाया जाता है। OPV 1, 2, 3 ये ओरल है, ओरल वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसको आप जो है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह तक 2 बूंद मुंह के माध्यम से दिया जाता है। IPV 14 सप्ताह पर 1 साल तक हम दे सकते हैं, 0.5 ml है। ये दाईं मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा मांसपेशी में इसे दिया जाता है। मिजल्स 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक, 5 वर्ष तक के बच्चों तक हम दे सकते हैं, 0.5 ml। इसमें जो घोलक होता है डबल डिस्टिल वाटर है, ये दाईं ऊपरी बाह पर सबकुटेनियस में इसको लगाया जाता है। JE 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक, ये 15 वर्ष तक के बच्चों को 0.5 ml, इसमें जो घोलक है PBS है, बाईं ऊपरी बाह पर सबकुटेनियस में इसे लगाया जाता है। वैक्सीन में अब OPV बूस्टर जो है 16 माह पूरे होने से लेकर 24 माह तक 1 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद खुराक ओरल दिया जाता है। मिजल सेकेंड डोज 16 माह पूरे होने से लेकर 24 माह तक 5 वर्ष तक अधिकतम उम्र आयु के बच्चों को 0.5 ml, इसमें गोलक डबल डिस्टिल वाटर है, दाईं ऊपरी बाह पर सबकुटेनियस में इसे लगाया जाता है। JE सेकेंड डोज 16 माह पूरे होने से लेकर 24 माह तक 15 वर्ष तक के आयु वर्ग तक लगाया जाता है। इसका खुराक है 0.5 ml का उपयोग करते हैं और बाईं ऊपरी बाह तक सबकुटेनियस में, इसमें जो घोलक का उपयोग किया जाता है PBS है। OPD बूस्टर डोज 16 माह पूरे होने से लेकर 24 माह तक 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को 0.5 ml मांसपेशी में दाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में इसे लगाया जाता है। DPT बूस्टर सेकेंड डोज ये 5 वर्ष पूरा होने पर दिया जाता है। अधिकतम आयु वर्ग 7 वर्ष तक लगा सकते हैं। 0.5 ml का उपयोग करते हैं।
दाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा मांसपेशी में इसे लगाया जाता है। TT10 डोज बोलेंगे, TT10 वर्ष की जो 10 वर्ष पूरा होने पर लगाया जाता है। इसमें भी ऊपरी बाह पर 0.5 ml उपयोग करके मांसपेशी में लगाया जाता है। TT16 16 वर्ष पूरा होने पर लगाया जाता है। 16 वर्ष में ऊपरी बाह पर इसको हम मांसपेशी में लगाए जाते हैं। यहाँ त्रुटिवश जो है ये TT10 लिखा गया है, ये TT16 है। वैक्सीन एवं कोल्ड चेन कार्यकर्ता को जो संस्था में पदस्थापित कोई भी कर्मी स्थायी अथवा संविदा को वैक्सीन एवं कोल्ड चेन की व्यवस्था हेतु संस्थान के पदाधिकारी द्वारा वैक्सीन एवं कोल्ड चेन कार्यकर्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है। वैक्सीन एवं कोल्ड चेन कार्यकर्ता स्थायी पद नहीं है, बल्कि संस्थान के पदाधिकारी द्वारा चिन्हित एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है। प्रत्येक संस्थान में वैक्सीन एवं कोल्ड चेन कार्यकर्ता के रूप में 2 कार्यकर्ता चिन्हित किए जाते हैं, जिसमें एक मुख्य कार्यकर्ता और दूसरा वैकल्पिक कार्यकर्ता। वैक्सीन एवं कोल्ड चेन कार्यकर्ता के मुख्य कार्य हैं ठीक तरह से स्टॉक रिकॉर्ड को बनाए रखना, समय के अनुसार वैक्सीन मांग को भेजना तथा वैक्सीन को सुरक्षित रख रखाव करना, सभी वैक्सीन तथा कोल्ड चेन संबंधी आंकड़ों का संधारण करना, केंद्र प्रभारी को वैक्सीन वितरण के लिए मैक्रो प्लान बनाने एवं अन्य जरूरी वस्तुओं के आकलन तथा वैकल्पिक वैक्सीन वितरण प्रक्रिया के माध्यम से पर्याप्त वैक्सीन एवं अन्य जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहायता करना, मैक्रो प्लान के अनुसार सत्र स्थल के लिए वैक्सीन का वितरण करना। कोल्ड चेन हैंडलर की मुख्य जिम्मेदारी है कोल्ड चेन उपकरणों का रखरखाव, वैक्सीन एवं अन्य जरूरी चीजों का प्रबंधन तथा टीकाकरण के अपशिष्ट का निष्पादन करना, प्रतिदिन रिकॉर्ड पुस्तिका में तापमान को लिखना, भंडार में वैक्सीन के रखरखाव के लिए आपात स्थिति की पहचान करना तथा उसके लिए आपात योजना बनाना, कोल्ड चेन उपकरण के नियमित रखरखाव एवं कोल्ड चेन तकनीशियन को सहायता करना, केंद्र प्रभारी अगर टीकाकरण संबंधी कोई दूसरा विशेष कार्य सौंपता है तो उसे पूरी तत्परता के साथ पूरा करना। वैक्सीन स्टोर प्रभारी की अहम भूमिका होगी कि वैक्सीन एवं कोल्ड चेन प्रबंधन पर संबंधित कर्मचारियों को तकनीकी दिशा निर्देश देना, सही रखरखाव के उद्देश्य से समय समय पर कोल्ड चेन का आकलन करना, टीकाकरण केंद्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन एवं अन्य जरूरी सामान की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, वैक्सीन भंडार गृह से टीकाकरण सत्र तक वैकल्पिक वैक्सीन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करना, तापमान निगरानी संबंधी आंकड़ों की समीक्षा करना तथा उचित कार्यवाही करना, चिन्हित करके एक वैकल्पिक वैक्सीन एवं कोल्ड चेन हैंडलर रखना तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करना, वैक्सीन एवं कोल्ड चेन हैंडलर के स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। मुख्य रूप से आज के इस वीडियो का सारांश यह है कि प्रत्येक कोल्ड चेन पॉइंट पर 2 वैक्सीन एवं कोल्ड चेन हैंडलर होना चाहिए, जिसमें प्राथमिक एवं एक वैकल्पिक रहेगा। वैक्सीन एवं कोल्ड चेन कार्यकर्ता स्थायी पद नहीं है, बल्कि संस्थान के पदाधिकारी द्वारा चिन्हित एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है। संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा वैक्सीन एवं कोल्ड चेन हैंडलर को आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान किया जाए। आज के इस टीकाकरण सत्र में, आज के इस टीकाकरण में जो दिए गए पॉइंट हैं, इन चीज़ों को हम ध्यान दें और हम आगे आपको टीकाकरण संबंधी अन्य जानकारियां हम आपको प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ आपसे आशा और विश्वास रखते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए, जानिए स्वास्थ्य के संबंधी। ये आपकी बात है और आप और हमारी बात है। हम जानेंगे, हम अगर अपना गांव, गली, मोहल्ला, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। आपने इतना समय दिया और इसे सुना, देखा, जाना। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।